हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और चैप्टर की रीडिंग करते हुए हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी बातें इसी वीडियो में बताना चाहूंगा, जो कि नाइट्रोजन के बारे में है और बहुत से और तत्वों के बारे में भी है। और आपको इसमें यह भी पता लगेगा कि हम अभी तक जो भी बातें कर रहे थे उनमें बार बार ये कह रहे थे कि ये सारी चीजें होती तो हैं, पर ये नाइट्रोजन के साथ नहीं होती हैं। तो उस कारण को भी आज यहीं पे ही हम कोशिश करेंगे कि उसे क्लियर करते हुए चलें। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में अब तक मैंने बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट यहां पे अभी तक क्लियर करे हैं। पी ब्लॉक का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें साथ साथ करवाता लेके चलूं। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिट है, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपको हिंदी वीडियो की बहुत ज्यादा कमी है। होता क्या है कि इंग्लिश में बहुत मटेरियल चलता है, फ्लो बहुत है इंग्लिश के मटेरियल का, पर हिंदी के मटेरियल का फ्लो बहुत कम है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि आपको नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार, जो उसके गुण हैं और जिन वजह से वो अपने समूह के सभी तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो में यहां से, जहां पे हमने पिछली वीडियो को एंड करा था, वहीं से ही अगले वीडियो में चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने इसे बहुत सीरियसली पढ़ा तो आपका कोई सा भी एग्जाम जिसमें ये आता हो उसमें ये क्वेश्चन ना हो इससे रिलेटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोर्ड के एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी अब सारा पैटर्न लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है और वहां पे भी एनसीईआरटी की तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन देने में शुरू कर दिए हैं उन्होंने। वो चाहते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो पढ़े बच्चे, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने से उनकी मेमोरी बिल्ड हो जाती है और किसी भी कंपटीशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आम बात है कि वही आते हैं। तो पढ़ते हैं नाइट्रोजन का असामान्य गुण, ये हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन छोटे आकार, आपको पहले ही पता था कि समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर जो है आकार बढ़ता है, और नाइट्रोजन समूह में कहां है? समूह में सबसे ऊपर है। नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, उच्च आयन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी इसकी बात कर रहा है वो, एवं डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। तो ये जो छोटी सी चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके सबके आंसर यही लगभग मिलेंगे आपको, कि नाइट्रोजन के आकार छोटा है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, उच्च आयन एंथैल्पी है। ये जो सारी चीजें हैं इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन के की स्वयं के साथ वे छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जैसे C, O के साथ पी पाई बहु आबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। तो आपको यह भी पता लग जाना चाहिए कि छोटे आकार विद्युत ऋणात्मकता वाले के साथ पी पाई बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। पी पाई बॉन्डिंग आपने 11th क्लास का चैप्टर, जिसके अंदर आपने जो है सभी प्रकार के बंध देखे थे, बंध बनाने के लिए देखे थे, ठीक है, वही चैप्टर के पॉइंट यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी पाई बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन किसके साथ बनाता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो उसमें हम कर रहे हैं। इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं करते। तो ये जो पॉइंट इसमें लिखा है उसमें ये बात भी है। आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको क्वेश्चन लिखो अपनी, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो कि क्यों नाइट्रोजन, लिखिए क्यों नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व
उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व C, O के साथ पी पाई बंध बना सकता है तथा समूह के अन्य तत्व नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे आगे चलते हैं और ये देखते हैं। तो आपने पता लग लिया कि परमाणु कक्षक जो है समूह के जो नीचे के तत्वों की बात करें तो उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े होते हैं कि उन कक्षकों के बड़े विस्तृत होते हैं कि उनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता, वे बॉन्ड में बंध बनाने में जो है अपने आप को नहीं ले जा पाते। ये चीज उसने बताने की इंपॉर्टेंट कोशिश यहाँ पे की। आगे चलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध, एक सिग्मा तथा 2 पाई के साथ द्विपरमाणुक अणु में पाया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि इसे याद रखने का भी एक कारण है। वो अक्सर ये पूछता है कि आपने नाइट्रोजन को देखा है। नाइट्रोजन को देखा मतलब ये नहीं है कि आपने पकड़ के उसे देख लिया है। नाइट्रोजन का मतलब यह है कि आपने नाइट्रोजन को जब भी देखा है तो आपने ये ध्यान करा है कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में दिखाई देता है, N के नहीं N2, कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में दिखाई देता है। तो उस N2 की फॉर्म में दिखाई देने की वजह से वो पूछ सकता है। तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि पी पाई आबंध बना सकता है, बहु पी पाई आबंध, एक से ज्यादा। तो वो जो पी पाई आबंध बना सकता है उसी की वजह से N ट्रिपल बॉन्ड, N त्रिबंध N बनाता है और आपको दिखाई दे जाता है कि एक सिग्मा क्या है उसमें, 1 2 पाई। ये चीज आगे चलते हैं। परिणाम स्वरूप इसकी बंध एंथैल्पी 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स बहुत उच्च है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की बंध एनर्जी, बंध एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जिसे बोलते हैं, वो इतनी ज्यादा है कि बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है N ट्रिपल बॉन्ड N का। ठीक है, इसकी बंध एंथैल्पी इसे लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए इसलिए कि क्यों नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 की बात करें द्विपरमाणु की, N ट्रिपल बॉन्ड N के बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? N ट्रिपल बॉन्ड N के बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये चीज आगे चलते हैं। इसके विपरीत फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जैसे एकल बंध बनाते हैं। तो ये चीज सब, बाकी सब क्या है, एकल बंध बनाते हैं। जबकि बिस्मिथ तात्विक अवस्था में धात्विक बंध बनाता है, ये धात्विक बंध बनाता है। एक N सिंगल बॉन्ड N बंध एक P सिंगल बॉन्ड P बंध की अपेक्षा दुर्लभ होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि अगर वो N सिंगल बॉन्ड N की बात करे, P सिंगल बॉन्ड P की बात करे, तो उसमें जो है दुर्लभ कौन सा है, दुर्बल कौन सा है, N सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई का। तो ये भी एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को भी समझें कि आप ये देखते हैं कि N अगर एक एकल बंध बना ले, N एकल बंध N, तो उसके अंदर आपको कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो कि बंध में नहीं जा पाएंगे। तो जिनकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति दुर्बल हो जाती है, वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे देख लेते हैं, आबंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है। ये लिख लेंगे। नाइट्रोजन की श्रृंखलन प्रवृत्ति दुर्बल होती है। कि नाइट्रोजन की अगर श्रृंखला की बात करें कि नाइट्रोजन कितने N सिंगल बॉन्ड N ऐसे बना सकता है, तो इसके अंदर श्रृंखलन प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसके संयोजकता कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति दूसरा कारण है। ये इसका कारण है, डी कक्षकों की अनुपस्थिति ऊपर ही बताया था, जो कि इसके रसायन को प्रभावित करता है। इसकी संयोजकता केवल 4 तक ही सीमित रहने के अलावा नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता। ये भी है कि क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, 4 तक सीमित रहने के कारण नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट आउट कर लेंगे। जैसा कि भारी तत्व करते हैं, बाकी भारी तत्व क्या कराएंगे, डी पाई पी पाई। तो ये भी तो सिंपल बात है, जब उसके अंदर डी ऑर्बिटल पहले से नहीं है, जब उसके अंदर डी कक्षक पहले से नहीं है,
तो किस तरीके से डी बंध बना लेगा? जिसके पास डी है नहीं तो वो डी कैसे बनाए, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहीं पे सारी बात क्लियर हो जाती है, जब डी नहीं है तो डी पाई पी पाई कैसे बनाएगा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और बाकी सब अर्सेनिक, फास्फोरस, अर्सेनिक संक्रमण तत्व डी पाई पी पाई बंध बना सकते हैं, ये भी है, बाकी सब बना सकते हैं। तो ये छोटी सी जब उनके जो है लिगेंडों के रूप में। आगे चलते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। वर्ग 15 की बात चल रही है, नाइट्रोजन का पॉइंट वहां पे खत्म हो गया है, हम वर्ग 15 की बात कर रहे हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं अगर उनकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो किस तरीके से करेंगे, ये चीज वो बताना चाह रहा है। ओके, आगे चलते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व ES3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ES3, NH3, PS3, ASS3, SBS3, BIS3, ये सारे के सारे क्या है, ये टेट्राहेलाइड है, टेट्राहाइड्राइड है, सॉरी टेट्राहाइड्राइड है। H तीन तीन बार सब में दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टेट्राहाइड्राइड है। आगे चलते हैं, इसके हाइड्राइडों के कुछ गुण समूह सारणी में दिए गए हैं। हाइड्राइड उनके गुणों में नियमित क्रमिक परिवर्तन दिखाते हैं। हाइड्राइडों के स्थायित्व NH3 से BIS3 तक करता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि NH3, BIS3, NH3, PS3, ASS3, SBS3, BIS3, इस पूरे उसमें ट्राइहाइड्राइडों के में आप मुझे ये बताइए कि इनमें स्थायित्व के बारे में, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आप मुझे ये बता दें। तो क्या बताएंगे आप कि NH3 जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, स्थायी है, उसके बाद BIS3, उसके बाद सॉरी NH3, उसके बाद PS3, उसके बाद ASS3, उसके बाद SBS3 और उसके बाद BIS3। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन है, NH3। आगे चलते हैं, जो कि बंध वियोजन एंथैल्पी से प्रेक्षित होकर हो जाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्राइडों का अपचयी गुण बढ़ता है। अमोनिया केवल मृदु अपचायक है, जबकि BIS3 एक प्रबल अपचायक है। क्षारकता भी इसी क्रम में घटती है। तो ये सारे जो हैं इसकी क्षारकता के बारे में बताया गया है और साथ में ये बताया है कि एक मृदु अपचायक है और जो BIS3 है वो एक प्रबल अपचायक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गलनांक क्वथनांक की सारणी दी है, तो आप इस सारणी को एक बार पढ़ें, देखें इसमें गलनांक किसका कम है, क्वथनांक किसका कम है, आबंध दूरी क्या है, कोण क्या है, ये सारी जो है आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूँ। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी तत्व ऑक्साइड E2O3, E2O5 बनाते हैं। ठीक है, तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में अधिक होते हैं। तो आपको ये बस इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से यहां तक आपको याद रखनी है। और साथ ही में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अम्लीय गुण घटता है। अगर आपको वो ये पूछने लग जाए कि N2O3, P2O3 इनकी बात करें और वर्ग में नीचे की तरफ ले जाए, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि किसका अम्लीय गुण की बात, तो अम्लीय गुण घट जाएगा इनमें ऑक्साइडों में, तो अम्लीय गुण वहां पे चला जाएगा। तो अगर वो बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 ऑक्साइड पूरी तरीके से अम्लीय है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, वो पूछ सकता है। क्योंकि आप NH3 को दिमाग में रखेंगे, आपके दिमाग में रहेगा NH3 कि वो तो बेसिक होता है, N आया हुआ है इसमें। लेकिन अगर वो बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 मतलब N2O3, P2O3 इनकी बात करें, तो वहां पे अम्लीय कैसे पता लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए N2O3, P2O3 ये पूर्णतः क्या है, अम्लीय है। जबकि अर्सेनिक और एंटीमनी उभयधर्मी बिस्मुथ के साथ प्रबल क्षार, ये छोटी सी चीज थी। तो यहाँ पे आ गए हम कहाँ पे, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता। तो हैलोजनों के प्रति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NH3 बनाते हैं, PX5 बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। वो कह रहा है इन तत्वों की अभिक्रियाओं में हैलाइडों को दो श्रेणियों में EX3, EX5 बनाते हैं। नाइट्रोजन के संयुक्ता कोश में डी कक्षों की अनुपस्थिति के कारण ये पेंटाहैलाइड नहीं बनता है। तो ये वाली चीज आपको NH5 देखने के लिए नहीं मिलेगा। पेंटाहैलाइड ट्राइहैलाइडों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी होते हैं, तो ये बात भी क्लियर है हमें। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्वों के ट्राइहैलाइड स्थायी होते हैं, कि अगर आप NH3 की बात करेंगे, लिखा हुआ है नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्वों के ट्राइहैलाइड स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं।
तो आपको ये पता लग जाएगा कि बाकी सब क्या है, N को छोड़ दो, pH3 स्टेबल है, BH3 जो है स्थायी है, ये सारी चीजें क्या है, स्थायी है। नाइट्रोजन के केवल NF3 ही स्थायी। अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NF3 ही स्थायी। BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राइहाइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। छोटे छोटे पॉइंट इसमें से याद करने हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, अब धातुओं के प्रति यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया के द्विअंगीय यौगिक बनाते हैं, जिसमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, जैसे CA3N2, CA3P2। तो ये सारा आपको रखना है कि द्विअंगी, इनमें क्या होता है, द्विअंगी यौगिक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपको द्विअंगी, Mg3Bi2, Zn3Sb2, Na3Az2। तो ये क्या है, सारे के सारे द्विअंगी यौगिक धातुओं के साथ। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण बहुत ही सिंपल उदाहरण है। यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन ये पेंटालाइड नहीं होता, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि क्या इसमें डी कक्षों की उपस्थिति होती है, नहीं। तो डी कक्षों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटालाइड नहीं बनाता। तो यहाँ पे देख लेंगे कि डी कक्षक नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख गई। मैंने बताया था ना ऊपर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो ये आ गया क्वेश्चन। pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम है, क्यों? तो इसमें पता लग जाएगा। NH3 की भांति pH3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते। तो आप लिख सकते हो कि आपको पता होना चाहिए NH3, मैंने बताया था फोन और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो वहां पे क्या आपको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन के साथ क्या दिखाई देंगे आपको, हाइड्रोजन बंध दिखाई देंगे। और इसी कारण क्या हो जाएगा, pH3 का क्वथनांक NH3 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में NH3 के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, हाइड्रोजन बंध देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे के क्वेश्चन 7.1, 7.2 आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको पढ़ाने वाला हूं डाइनाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इस वीडियो को कवर करता हूँ और इसके आगे मैं डाइनाइट्रोजन पढ़ाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।